प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग विद्यार्थी साथियों के लिए प्रयोगवाद और नई कविता, स्वरूप और विकास का विस्तृत अध्ययन और अनुशीलन करने जा रहे हैं। चलिए इस इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं। यह हम लोगों का 17वां वीडियो है। इस इकाई की जो रूपरेखा है, सर्वप्रथम उद्देश्य देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि देखेंगे, प्रयोगवाद का स्वरूप देखेंगे, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां देखेंगे, विचारधारा से संबंधित कुछ चर्चा किया जाएगा, विचारधारा से मुक्ति देखेंगे, सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण देखेंगे अर्थात खोज देखेंगे, सत्य की संधान जिसे कह सकते हैं, व्यक्तिवाद देखेंगे, यथार्थ दृष्टि देखेंगे, प्रयोगवाद का शिल्प विधान देखेंगे। शिल्प विधान के अंतर्गत काव्य भाषा देखेंगे, छंद देखेंगे और लय देखेंगे, प्रतीक और बिंब देखेंगे। प्रयोगवाद का विकास, नई कविता की पृष्ठभूमि, नई कविता का अर्थ, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, व्यक्ति स्वातंत्र्य, आस्था और अनास्था, औद्योगिक सभ्यता, अनुभूतिपरकता, प्रकृति प्रेम। नई कविता का शिल्प विधान देखेंगे जिसके अंतर्गत काव्य भाषा, छंद और अलंकार, प्रतीक और बिंब। नई कविता का विकास देखेंगे, सारांश देखेंगे, शब्दावली देखेंगे और उपयोगी पुस्तकें, बोध प्रश्नों के अभ्यासों के उत्तर जानते हुए इस चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं उद्देश्य। सर्वप्रथम उद्देश्य, हिंदी के ऐच्छिक पाठ्यक्रम 2 के खंड 7 से संबंधित इस इकाई में आधुनिक हिंदी काव्य से संबंधित 2 प्रमुख काव्य धाराओं, प्रयोगवाद और नई कविता का परिचय प्रस्तुत किया गया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप प्रयोगवाद और नई कविता के उद्देश्य की पृष्ठभूमि बता सकेंगे, प्रयोगवाद और नई कविता के स्वरूप का विवेचन कर सकेंगे, प्रयोगवाद और नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कर सकेंगे, प्रयोगवाद और नई कविता की भाषा और शिल्प पक्ष की विशेषताओं का उल्लेख कर सकेंगे और प्रयोगवाद और नई कविता के विकास का वर्णन कर सकेंगे। ठीक, प्रस्तावना ठीक अर्थात भूमिका। हिंदी के ऐच्छिक पाठ्यक्रम 2 के अंतर्गत आप हिंदी काव्य का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। हिंदी काव्य परंपरा में प्रयोगवाद और नई कविता का परिचय आप इस इकाई में प्राप्त करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता के विकास में इन दोनों धाराओं का महत्व यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थितियों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति इन्हीं के माध्यम से हुई है। हम इस पाठ्यक्रम में इन धाराओं के कुछ प्रमुख कवियों के काव्य का अध्ययन करेंगे। इनके काव्य को समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप इन धाराओं की काव्यगत विशेषताओं से भली भांति परिचित हों। प्रयोगवाद का आरंभ। प्रयोगवाद का आरंभ कब और क्यों हुआ? प्रयोगवाद का आरंभ कब और क्यों हुआ? यह काव्य धारा अपने पूर्व की काव्य धाराओं से किन अर्थों में भिन्न थी? वस्तु और रूप दोनों दृष्टियों से इस काव्य की क्या विशेषताएं हैं? इन सभी बातों का अध्ययन आप इस इकाई में करेंगे। हम आपको यह भी बता देंगे कि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन हैं और उनका क्या योगदान है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी में नई कविता नामक काव्य धारा का उदय हुआ। प्रयोगवाद और नई कविता के संबंधों की चर्चा करते हुए हम उपर्युक्त सभी पहलुओं की चर्चा नई कविता के संदर्भ में भी करेंगे। आशा है इस इकाई को ध्यान से पढ़ने के बाद नई कविता तक के हिंदी काव्य के
विकास की एक पूर्ण तस्वीर आपके सामने आ चुकी होगी। भारतेंदु से लेकर समकालीन कविता तक का विकास इस बात का द्योतक है कि इस अवधि में हिंदी कविता में तेजी से बदलाव आए हैं। अंतर्वस्तु, रूप, भाषा और शैली सभी दृष्टियों से हिंदी कविता लगातार बदलती और विकसित होती रही है। यह विकास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से तत्कालीन रूप में मतलब तत्कालीन स्थितियों में आए परिवर्तनों को समझा जा सकता है, क्योंकि हिंदी कविता उन्हीं स्थितियों के बदलाव को ही किसी न किसी रूप में व्यक्त करती रही है। प्रयोगवाद और नई कविता के अध्ययन से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि तत्कालीन स्थितियों का कवियों पर किस रूप में प्रभाव पड़ रहा था और वे अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर रहे थे। हिंदी प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि। हिंदी के प्रख्यात कवि अगेन के संपादन में तार सप्तक नाम का एक काव्य संग्रह सन 1943 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं थीं। गजानन माधव मुक्तिबोध पहले थे, दूसरे प्रभाकर माचवे, तीसरे गिरजा कुमार माथुर, चौथे भारत भूषण अग्रवाल, ठीक, चौथे नेमीचंद जैन, पांचवे रामविलास शर्मा, छठे गड़बड़ा गया। गजानन माधव मुक्तिबोध पहले थे, प्रभाकर माचवे दूसरे, गिरजा कुमार माथुर तीसरे थे, चौथे भारत भूषण अग्रवाल थे, नेमीचंद जैन पांचवें थे और रामविलास शर्मा छठे थे, आगे स्वयं 7वें थे। ठीक, जब यह संग्रह प्रकाशित हुआ तब इनमें आगे को छोड़कर शेष सभी कवि प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कुछ तो सीधे अपने को कम्युनिस्ट कहते थे, आगे भी प्रयोगवादियों से बहुत दूर नहीं थे। इसके बावजूद इस संग्रह में काव्य में प्रयोग की चर्चा आरंभ हुई। इसका कारण था इस पुस्तक की आगे द्वारा लिखित भूमिका। आगे ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा था कि संग्रहित कवि सभी कविताओं को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि उन्होंने काव्य का सत्य पर लिया है। केवल अन्वेषी ही अपने को पाते हैं। वे किसी स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। आगे के इन कथनों से प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता की चर्चा होने लगी। दूसरा सप्तक में आगे द्वारा यह कथन कहे जाने के बावजूद कि प्रयोग का कोई वादा नहीं है, हम वादी नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप इष्ट या साध्य है, प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया। इस प्रकार एक धारणा यह बनी कि प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से हुआ। सन 1947 में आगे के संपादन में प्रतीक नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ तथा इस पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कविताओं को प्रयोगवादी कहा जाने लगा। इसके बाद से लगातार प्रयोगवाद की चर्चा हो रही। यद्यपि आगे ने दूसरा सप्तक 1951 की भूमिका में प्रयोग के वाद से इनकार किया। इसके बावजूद यह शब्द रूढ़ हो गया। इस प्रकार प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक 1943 से नहीं बल्कि प्रतीक 19
1947 के प्रकाशन से माना जा सकता है। यह मत भी रखा गया वैसे भी वैसे भी 46-47 से पहले तक की प्रगतिशील और गैर प्रगतिशील कवियों के बीच वैसी खाई नहीं थी जैसे बाद में देखी गई। 1946 के बाद ही प्रगतिशील कवियों लेखकों और गैर प्रगतिशील कवियों लेखकों के बीच मतभेद बढ़ा और प्रयोगवाद प्रगतिवाद के विपरीत रूप पक्ष पर बल देता हुआ आगे बढ़ा। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का अंतः संबंध। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का अंतः संबंध। प्रतीक सन 1947 के प्रकाशन। प्रतीक का प्रकाशन सन 1947 में होता है ना। प्रतीक पत्रिका थी। प्रतीक सन 1947 के प्रकाशन के समय प्रगतिशील कहे जाने वाले कई कवियों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन होने लगा था। नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, नरेश शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर आदि कुछ ऐसे ही प्रगतिशील कवि थे। इन कवियों ने इस प्रक्रिया में प्रगतिवाद पर 2 आरोप लगाए। पहला, एक तो यह कि प्रगतिवाद साहित्य का संकीर्णतावादी आंदोलन है। प्रगतिवाद साहित्य का संकीर्णतावादी आंदोलन है जो लेखकों की स्वतंत्रता का अपहरण कर उसे खास विचारधारा के घेरे में बांध देता है। दूसरा आरोप यह लगाया कि प्रगतिवाद साहित्य के रूप व कला पक्ष की उपेक्षा करता है। ठीक, रूप और कला पक्ष की जो है उपेक्षा करता है प्रगतिवाद साहित्य। ठीक, तथा विषय वस्तु के संबंध में भी संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है। आगे प्रगतिवाद की सामूहिकता के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक बनकर आगे आए। अतः जब प्रतीक का प्रकाशन आरंभ हुआ तो वे सभी पुराने प्रगतिशील कवि जो प्रगतिवाद से असंतुष्ट तथा वे नए कवि जो अभी अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर पाए आगे और प्रतीक के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। इस प्रकार आगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक बनकर उभरे। ठीक, आगे ने प्रयोगवाद और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अंतर को स्पष्ट किया। आगे के अनुसार मानव के प्रति 2 दृष्टिकोण मिलते हैं। एक में मानव व्यक्ति पर आग्रह है अर्थात व्यक्ति के रूप में मनुष्य केंद्र में है। दूसरे में मानव सामाजिक इकाई के रूप में है। पहले में विषय के प्रति आग्रह है तथा साथ ही सौंदर्य और रूप विधान के प्रति मानव को अस्वीकार करते हुए चलती है, जबकि दूसरे का आग्रह विषय पर नहीं विषय की स्थिति पर है और वह रूप विधान की परवाह नहीं करता। आगे के कथन का तात्पर्य यह है कि प्रगतिवाद में विषय के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रहता है और कला पक्ष की उपेक्षा रहती है, जबकि प्रयोगवाद में रचना का कलात्मक उद्देश्य कभी संदिग्ध नहीं रहता। वस्तुतः प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ से साहित्य को संपृक्त करते हुए उसे संघर्ष का माध्यम बनाता है, जबकि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ से साहित्य को संपृक्त करते हुए उसे संघर्ष का माध्यम बनाता है, जबकि प्रयोगवाद साहित्य के रूप संबंधी नवीन प्रयोगों पर बल देता है तथा साहित्य के सामाजिक पक्ष की उपेक्षा करता है। प्रगतिशील आंदोलन और साहित्य का संबंध राष्ट्रीय स्वाधीनता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, जबकि प्रगतिवाद शुद्ध रूप से एक साहित्यिक काव्य आंदोलन था। उसकी प्रतिबद्धता किसी विशेष विचारधारा से नहीं थी और काव्य के कला पक्ष के प्रति उसमें आग्रह अधिक था। प्रयोगवादकालीन परिस्थितियाँ
प्रयोगवादकालीन परिस्थितियाँ। साहित्य में प्रयोगवाद की प्रवृत्ति के उदय से के कारण है, क्या कारण है? साहित्य में प्रयोगवाद की प्रवृत्ति के उदय के क्या कारण हैं? प्रगतिवाद का आंदोलन राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था, लेकिन जब जब आज़ादी हासिल हो गई तो मध्य वर्ग के सम्मुख कोई ऐसा आदर्श नहीं रहा जो उन्हें किसी बाह्य सामाजिक आदर्श से जोड़ पाता। देश के नवनिर्माण ने उनमें नवीन आकांक्षाओं को जगाया। सामूहिकता की भावना के शिथिल पड़ने के साथ व्यक्तिवाद ने जोर पकड़ना शुरू किया। दूसरी ओर विश्व पैमाने पर अमेरिका के नेतृत्व में समाजवादी शिविर और सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी शिविर के बीच बढ़ते तनाव ने भी लेखकों के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी देशों ने कम्युनिस्ट देशों और मार्क्सवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रचार किया। इस प्रचार ने लेखकों और बुद्धिजीवियों को भी प्रभावित किया। इस बात को प्रमुखता दी जाने लगी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोत्तम मूल्य है। साम्यवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। समाजवादी देशों में व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, वहाँ लोकतंत्र और मानव मूल्य सुरक्षित नहीं है। प्रयोगवाद के उदय में इन परिस्थितियों ने भी अपनी भूमिका निभाई। प्रयोगवाद के उदय का एक कारण यह भी था कि प्रगतिवादी आंदोलनों में धीरे धीरे संकीर्णतावादी दृष्टिकोण का प्रवेश होने लगा। जीवन के व्यापक अनुभवों की बजाय कुछ खास तरह के जीवन यथार्थ की अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया जाने लगा। कलात्मक श्रेष्ठता की बजाय प्रचार को अधिक प्रश्रय दिया गया। इस स्थिति ने नए कवियों लेखकों में असंतोष उत्पन्न किया। उन्होंने नए मार्ग की तलाश आरंभ की। प्रयोगवाद इसी नए सोच का वाहक बनकर परिवर्तित हुआ। प्रयोगवाद का स्वरूप तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने काव्य को प्रयोग का विषय माना था। उनके इस कथन से ही काव्य में प्रयोग को लेकर चर्चा बढ़ने लगी और धीरे धीरे प्रगतिवादी काव्य से भिन्न कविताओं को प्रयोगवादी कविता कहा जाने लगा। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि प्रयोगवादी कविता या प्रयोगवादी कवि केवल प्रयोगशीलता को ही काव्य का धर्म मानते हैं। प्रयोगवादी कवि केवल प्रयोगशीलता को ही काव्य का धर्म मानते हैं। काव्य के कला पक्ष और रूप पक्ष पर बल देते हुए भी प्रयोगवाद सिर्फ काव्य का कलावादी आंदोलन नहीं है, बल्कि इससे अधिक यह काव्य के क्षेत्र में नए विचारों और मतों का वाहक भी है। आज्ञे ने कहा था प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं। हम वादी नहीं रहे नहीं हैं। आज्ञे के इस कथन में केवल प्रयोग को वाद मानने से ही इनकार नहीं है, बल्कि किसी विचारधारा विशेष के प्रति प्रतिबद्धता को भी वे अनावश्यक मानते हैं। आज्ञे का मानना है कि काव्य में किसी विचारधारा के प्रति आग्रह से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देवनारायण शाही आदि कवियों समीक्षकों की दृष्टि में भी प्रयोगशील कविता कई अर्थों में टेक्निक और अभिव्यंजना का आंदोलन है। आगे यह मानते हैं कि प्रयोगवाद दोहरा साधन है। प्रयोगवाद
प्रयोग दोहरा साधन है। प्रयोग दोहरा साधन है। एक तो उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा सत्य को अधिक अच्छी तरह जाना जा सकता है और अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। आगे एवं अन्य लेखकों के उपर्युक्त कथनों से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। पहला, प्रयोगवाद में विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता का आग्रह नहीं है। प्रयोगवाद में विषय वस्तु की अपेक्षा रूप और शिल्प को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा है, प्रयोगवाद का संबंध नई विषय वस्तु की खोज में भी है और उस विषय वस्तु को प्रेषित करने के ढंग से भी है। अगर हम उपर्युक्त बातों पर गौर करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रयोगवाद में नए दृष्टिकोणों को लेकर सामने आया जो पूर्ववर्ती काव्यधारा अर्थात प्रगतिवाद से बिल्कुल भिन्न है या था। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां प्रयोगवाद का उदय प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में हुआ। इसलिए यह स्वाभाविक था कि प्रयोगवाद समाज की तुलना में व्यक्ति को, विचारधारा की तुलना में अनुभव को, विषय की तुलना में कलात्मकता को श्रेष्ठकर मानता। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए हमें उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखना चाहिए। प्रयोगवाद के स्वरूप को समझने के लिए हम उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। ठीक, विचारधारा से मुक्ति। प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने वाद के विरुद्ध विद्रोह को प्रयोगवाद की सर्वप्रथम विशेषता माना है। स्वयं अज्ञे ने कहा था, प्रयोग का कोई वाद नहीं। प्रयोगवादी कवियों का मानना था कि कोई भी वाद या विचारधारा मनुष्य को सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। राजनीतिक पक्षधरता को वे अनावश्यक मानते हैं। अज्ञे के अनुसार हमारा जन्म लेना ही पक्षधर होना है। जीवन संघर्ष में वह किसी बाह्य सत्य, किसी वैज्ञानिक दर्शन की उपयोगिता को स्वीकार नहीं करते। उनका प्रश्न है कि जिस विचार दर्शन के सहारे हम जीवन पथ पर चलने का निर्णय करते हैं वह कब तक हमें सहारा देगा, उसका कितना भरोसा किया जा सकता है। यह जो देखिए, सत्य का संधान कितनी नाव में कितनी बार से हम कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहे हैं। यह जो दिया लिए तुम चले खोजने सत्य बताओ, क्या प्रबंध कर चले कि जिस बाती का तुम्हें भरोसा वही जलेगी सदा, अकंपित उज्ज्वल एक रूप निर्धूम। सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण खोज। डॉक्टर नामवर सिंह ने सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण को प्रयोगवाद की दूसरी विशेषता माना है। जब एक बार प्रयोगवादी कवि ने विचारधारा से अपने को अलग कर लिया तब सत्य को जानने के लिए निरंतर अन्वेषण आवश्यक हो गया। आगे ने दूसरा तार सप्तक की भूमिका में कहा था, प्रयोग दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। आगे के विचारों का तात्पर्य यह है कि प्रयोगवाद कवि उस सत्य की भी खोज करता है जिसे वह काव्य में व्यक्त करना चाहता है और
उस माध्यम की भी खोज करता है जिसके द्वारा सत्य व्यक्त होता है। इस प्रकार सत्य का अन्वेषण प्रयोगवाद की एक प्रमुख विशेषता है। प्रयोगशीलता की पहचान इसी प्रवृत्ति में अंतर्निहित है। व्यक्तिवाद व्यक्तिवाद तीसरी विशेषता है व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्ति के एकांत महत्व पर विशेष बल दिया। नदी के द्वीप, हम नदी के द्वीप हैं। नदी के द्वीप कविता में अज्ञे ने व्यक्ति और समाज के संबंधों पर विचार किया है। उनके अनुसार व्यक्ति द्वीप के समान है। व्यक्ति द्वीप के समान है जो काल रूपी नदी के बीच दृढ़ता से अव्यवस्थित रहता है, जो समाज रूपी भूखंड की तरह नदी को गदला नहीं करता। नदी के द्वीप कविता में व्यक्ति और समाज अलग अलग है। व्यक्ति अलग है, समाज अलग है। उनकी अन्य कई कविताओं में भी व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व पर बल दिया गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति यह आग्रह मध्य वर्ग की मानसिकता की अभिव्यक्ति है, जो अवैयक्तिक की असंतोष से उपजी है। छायावाद में भी मध्यम वर्ग का ही व्यक्ति केंद्र में था, परंतु वहाँ उसकी चेतना ऊर्ध्वमुखी थी। वह आत्मविकास की ओर अग्रसर था। उसकी व्यक्ति चेतना सामंती रूढ़ियों और बंधनों से मुक्त होना चाहती थी। प्रगतिवाद ने इस मध्य वर्ग के व्यक्ति को समाज से और सामूहिक चेतना से जोड़ा। इसके कारण मध्य वर्ग के व्यक्ति में व्यक्तिवादिता का उदय नहीं हुआ, परंतु प्रयोगवादी दौर में मध्य वर्ग का असंतोष सामाजिक धरातल पर व्यक्त होने की बजाय वैयक्तिक धरातल पर व्यक्त हुआ। समाज से कटा हुआ व्यक्ति केवल अपने दर्द को व्यक्त करने लगा। आशा और विश्वास की जगह निराशा और अनास्था ले ली। इस प्रकार प्रयोगवादी कविता में व्यक्ति की भावनाएं ही प्रमुख होती चली गईं। यथार्थ दृष्टि प्रयोगवादी कविता में भावुकता की बजाय बौद्धिकता का आग्रह अधिक है। जीवन के यथार्थ को रंगीन, मोहक और भावमय रूप में प्रस्तुत करने की बजाय प्रयोगवाद ने उसे सहज और साधारण रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि प्रयोगवादी कवि की जीवनानुभूति बहुत सीमित थी, परंतु यह सीमित अनुभव यथार्थपरक रूप से ही व्यक्त हुआ। इसका उदाहरण हम प्रकृति और नारी संबंधित कविताओं में दे सकते हैं। छायावादी और प्रयोगवादी कविता में नारी चित्रण की तुलना करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि छायावादी कवि प्रायः प्रकृति की मोहक पृष्ठभूमि में अथवा सुंदर प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से नारी की छाया प्रतिमा निर्मित करते रहें, लेकिन प्रयोगवादी कवि ने यहाँ भी अप्सरामयी नारी को स्वप्न स्थिति गरिमामय पद से उबारते हुए सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया। आगे आधुनिक युग के साधारण व्यक्ति को यौन वर्जनाओं का पुंज मानते हैं। शायद यही कारण है कि प्रयोगवाद में प्रेम की अभिव्यक्ति कहीं कहीं प्रकृतिवाद के धरातल पर हुई है। यह अवश्य है कि प्रयोगवादी कविताओं में प्रेम भावुकतापूर्ण और लिजे रूप में व्यक्त नहीं हुआ है, बल्कि बौद्धिक धरातल पर व्यक्त हुआ है। उदाहरण के लिए हरी घास पर क्षण भर कविता में आगे प्रेम अभिव्यक्ति करते हुए सामाजिक वास्तविकता को
वास्तविकता को नहीं भूलते। प्रेम की भावना का एक आयाम यह भी है कि व्यक्ति प्रेम में डूबकर दुनिया की सूझ बूझ खोने की बजाय वह समाज के प्रति उदात्त और जीवन के प्रति अधिक संघर्षशील बने। गिरिजा कुमार माथुर की 33वीं वर्षगांठ में यही भावना व्यक्त हुई है। ठीक, 33वीं वर्षगांठ में यही भावना व्यक्त हुई है। कवि कहता है कि उम्र की उस मीनार पर केवल प्रिय का प्यार ही शक्ति देता है जिससे कि संसार के जुल्म से लड़ा जा सके। कवि अपनी प्रिया से कामना करता है। देखिए, लाल आंचल से पसीना पोंछ दो, बाल पतली उंगलियों से ओंछ दो, उम्र की सारी थकान उतार दो, देह पर हथियार नए संवार दो। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति चित्रण में भी इसी यथार्थ दृष्टि का परिचय दिया है। प्रकृति की सूक्ष्म गतिविधियों के उसके रूप, रस, स्पर्श, गंध, स्वर के अनुभवों को शब्दबद्ध करने की कोशिश करते हैं। आगे शमशेर, गिरिजा कुमार माथुर आदि की कविताओं में हम प्रकृति के विभिन्न रूप देख सकते हैं। देखिए, उषा, शमशेर की कविता उषा से कुछ पंक्ति उद्धृत करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोरे का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिलजरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में यूं किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइएगा, जब हम लास्ट में उसका चर्चा करेंगे। ठीक, प्रयोगवाद में समाज केंद्र में होता है, जबकि प्रगतिवाद में समाज केंद्र में होता है, जबकि प्रयोगवाद में व्यक्ति। ठीक, आप सही गलत का निशान तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। प्रगतिवाद में कला पक्ष का अधिक महत्व है, जबकि प्रयोगवाद में विषय वस्तु का। प्रगतिवाद में व्यक्ति की समस्याओं की प्रधानता होती है, जबकि प्रयोगवाद में व्यक्ति की समस्याओं का चित्रण नहीं होता। प्रगतिशील आंदोलन का संबंध स्वाधीनता संघर्ष से था, जबकि प्रयोगवाद केवल साहित्यिक आंदोलन रहा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सीधे। अब प्रयोगवाद का शिल्प विधान। प्रयोगवाद में वस्तु पक्ष की ओर रूप पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। यह पहले कहा जा चुका है, आगे ने भी कहा था कि प्रयोगवादी कविता में सौंदर्य पक्ष और रूप विधान उत्कृष्ट होता है, किंतु हम यह भी बता चुके हैं कि प्रयोगवाद केवल कला पक्ष पर ही जोर नहीं देता, बल्कि अंतर वस्तु की दृष्टि से भी वह अपने की पहले की कविताओं से भिन्न है। इस भिन्नता को निश्चय ही हम भाषा और शिल्प दोनों स्तरों पर देख सकते हैं। काव्य भाषा प्रयोगवाद काव्य की भाषा छायावाद से भिन्न होता है। प्रयोगवादी काव्य की भाषा छायावाद से भिन्न तो है ही, वह प्रगतिवादी कविता से भी भिन्न है। छायावादी कविता की भाषा में कोमलता,
के गुण थे, तो प्रगतिवादी कविता में पहली बार कविता की भाषा को बोलचाल के निकट लाने की कोशिश की गई। प्रयोगवाद में शब्द प्रयोग की ओर विशेष ध्यान दिया गया। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार यद्यपि प्रयोगवादी कवियों की भाषा में आरंभ में दुरूहता और अनगढ़पन अधिक था, परंतु बाद में भाषा अधिक सहज और सरल बनी। उसमें अधिक पारदर्शिता और संप्रेषणीयता आई। भाषा में गेयता और अलंकारिकता कम हुई। सभी प्रयोगवादी कवियों की भाषा एक सी नहीं है। आगे की भाषा आरंभ में दुरूह और बौद्धिक अधिक थी, बाद में भाषा बोलचाल के नज़दीक आई। गिरिजा कुमार माथुर की भाषा में गेयता का तत्व अधिक रहा, तो आरंभ में उनकी भाषा पर छायावाद का असर देखा जा सकता है। बाद में उनकी कविता की भाषा में बोलचाल का ज़्यादा स्वाभाविक रूप दिखाई देता है। शमशेर के शब्द प्रयोग यद्यपि सरल हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से अधिक गहन। वे सिर्फ शब्दों तक ही अपनी कविता के अर्थ को नहीं बांधते, बल्कि उससे आगे शब्दों के बीच के मौन अंतराल में काव्यार्थ छिपा होता है। छंद और लय। छंद और लय। छंदबद्ध कविता से मुक्ति का आरंभ छायावाद के समय से ही हो गया था, लेकिन गद्य और पद्य के भाषा के मूल में क्या अंतर हो यह लगातार विवाद का विषय रहा। कविता पहले छंद से मुक्त हुई, फिर तुक से, फिर शब्द की लय से। अज्ञे ने काव्य को शब्द माना है। उनके अनुसार ध्वनि, छंद, लय आदि के सभी प्रश्न शब्द में से निकलते और शब्द में विलय होते हैं। आगे कविता में किसी न किसी रूप में गेय तत्व को आवश्यक मानते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि छायावाद युग में जो मुक्त छंद वैकल्पिक था, वह प्रयोगवादी कविता का मुख्य स्वर हो गया। मुक्त छंद को ही विशेष रूप से अपनाने के कारण प्रयोगवादियों ने इसमें नए नए स्वरों और नई नई लयों के प्रयोग किए। छायावाद में प्रायः रूला और घनाक्षरी की लय पर ही मुक्त छंद लिखे गए, लेकिन प्रयोगवाद में सवैया तथा अन्य प्राचीन छंदों की लय का मुक्त ढंग से प्रयोग किया गया। प्रयोगवादी कवियों ने गीत भी लिखे हैं, लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह के विचार में छायावादी गीतों की तुलना में प्रयोगवादी गीत कम मोहक और अधिक सपाट प्रतीत होते हैं। विशेष रूप से आज्ञे के गीत में लय की रक्षा अंत तक नहीं हो पाती। गिरिजा कुमार माथुर में आज्ञे की तुलना में गेयता अधिक है, परंतु अर्थ की दृष्टि से वह गहनता नहीं है जो आज्ञे में है। ठीक। प्रतीक और बिंब। आज्ञे काव्य में प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। आज्ञे काव्य में प्रतीकों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके अनुसार कोई भी स्वस्थ काव्य साहित्य नए प्रतीकों की सृष्टि करता है, और जब वैसा करना बंद कर देता है तब जड़ हो जाता है, या जब जड़ हो जाता है तब वैसा करना बंद करके पुराने प्रतीकों पर निर्भर करने लगता है। अतः प्रतीक को सत्यान्वेषण का साधन मानते हैं। उनकी चर्चित कविता को सोन मछली इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। देखिए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आगे की कविता अरि ओ करुणा प्रभामय की कुछ पंक्तियां हैं। हम निहारते रूप कांच के पीछे हा पर ही मछली, रूप तृषा भी और संकोच के पीछे है जिजीविषा। ठीक। प्रयोगवादी कविता में प्रतीक
लाक्षणिक कविता से आगे बढ़कर सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। अज्ञे के यहाँ प्राकृतिक प्रतीकों का अधिक प्रयोग है। यद्यपि उनमें विविधता कम है, भारत भूषण अग्रवाल और गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में प्रायः परंपरागत प्रतीकों का ही प्रयोग हुआ है। इनके यहाँ प्रतीकों के प्रयोग में किसी गहरी सृजनात्मकता और वैचारिक ऊर्जा के दर्शन नहीं होते। शमशेर के प्रतीक अधिक दुरूह हैं, जबकि मुक्तिबोध में मिथकीय प्राकृतिक और आधुनिक जीवन के लिए गए विभिन्न तरह के प्रतीकों का प्रयोग मिलता है। काव्य बिंब का संबंध भाषा की सृजनात्मक शक्ति से है तथा इसका निर्माण मनुष्य के ऐन्द्रिक बोध का ही प्रतिफल है। शब्द, भाव और विचार के अमूर्त संकेत तो हैं, लेकिन इन अमूर्त संकेतों में यह शक्ति भी होती है कि वह अमूर्त संकेतों के माध्यम से एक मूर्त चित्र निर्मित कर सकता है। यही बिंब निर्माण की प्रक्रिया है। प्रयोगवादी कविता बिंब निर्माण की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। आज्ञे के यहाँ बिंब अधिक है, सामाजिक जीवन से लिए गए बिंब कम है। मुक्तिबोध के यहाँ मानव स्थितियों से जुड़े अधिक बिंब हैं। ठीक, मानव स्थितियों से जुड़े बिंब अधिक हैं। मुक्तिबोध नए तरह के बिंबों का अधिक प्रयोग करते हैं। आज्ञे के काव्य बिंब प्रायः सामान्य और सरल होते हैं, लेकिन वह कभी कभी उनके द्वारा जीवन के किसी ऐसी समस्या को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करते हैं जो उतनी सरल और समान नहीं होती। आज्ञे की अपेक्षा शमशेर के यहाँ सौंदर्य बिंबों का रूप अधिक संदिष्ट और सूक्ष्म है। उन्होंने कई कविताओं में प्रकृति के बिंबों को अपनी भावनाओं के साथ इस तरह अंतर्ग्रथित किया है कि वह केवल वस्तु का चाक्षुष बिंब न होकर कवि का मानसिक प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसा मानसिक प्रतिबिंब जिसमें स्वयं कवि का मैं घुल मिल रहता है। उदाहरण के लिए एक पीली शाम कविता को लिया जा सकता है। एक पीली शाम की देखिए पंक्ति, एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्णमलान हरा सा कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं। ठीक, प्रयोगवादी काव्य का विकास। आरंभ में तार सप्तक की चर्चा करते हुए हमने लिखा था कि यद्यपि आज्ञे ने प्रयोग की चर्चा तार सप्तक अर्थात 1943 से आरंभ की थी, परंतु तार सप्तक को प्रयोगवाद की शुरुआत का आधार नहीं बनाया जा सकता। प्रयोगवाद को विधिवत मान्यता प्रतीक 1947 और दूसरा सप्तक 1951 से मिली और इन दोनों के प्रकाशन के केंद्र में आज्ञे रहे। इसलिए आज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी माना जाता। वैसे भी अब तक के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि आज्ञे की अवधारणाओं का प्रयोगवाद से गहरा संबंध है। आज्ञे के अतिरिक्त जिन कवियों को प्रयोगवादी माना जाता रहा है उसमें प्रयोग है गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, गजानंद माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता आदि। इन कवियों में सभी प्रयोगवाद की उपर्युक्त अवधारणाओं से पूर्णतः सहमत नहीं है। उदाहरण के लिए मुक्तिबोध और शमशेर में प्रयोगशीलता की ओर झुकाव तो रहा, परंतु उन्होंने मार्क्सवाद का विरोध या विचारधारा के प्रति विद्रोह कभी नहीं किया, बल्कि वे हमेशा मार्क्सवादी कवि के तौर पर ही पहचाने गए। एक काव्य
के रूप में, मतलब एक काव्यधारा के रूप में प्रयोगवाद अल्पजीवी ही रहा। तार सप्तक 1943 से प्रयोगवाद की चर्चा होते हुए भी प्रगतिवाद की विरोधी काव्यधारा के रूप में प्रतिष्ठा उसे 1947 में ही मिल सकी। लेकिन 1953 से 54 तक आते आते प्रयोग से अधिक चर्चा नई तरह की कविता, जिसे नई कविता नाम दिया गया, की होने लगी। प्रयोगवादी दौर में जो काव्य प्रवृत्तियां उभरनी शुरू हुई थी, उन्हें स्पष्ट रूप आकार 1953-54 के बाद ही ग्रहण किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से रूप आकार 1953-54 के बाद ही ग्रहण किया। यही कारण है कि प्रयोगवादी दौर में जो कवि सक्रिय थे, वे नई कविता में भी उतने ही सक्रिय रहे। यहाँ हम उन कुछ कवियों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने प्रयोगवाद को सुदृढ़ करने में योग दिया। ठीक, आगे देखिए, इनका जन्म होता है 1911 में और स्वर्गवास 1987 में। आगे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जा सकता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जा सकता है या माना जाता है। ठीक, प्रयोगवादी काव्य की जो भी विशेषताएं और सीमाएं हैं, उन्हें हम श्रेष्ठ रूप में आगे के काव्य में देख सकते हैं। आगे का पहला काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 में प्रकाशित होता है। चिंता 1942 में आता है। इत्याल्म 1946 तक की कविताओं में प्रयोगवादी रुझाव बहुत साफ उभरकर सामने नहीं आया था। लेकिन 1949 में प्रकाशित हरी घास पर क्षण भर में प्रयोगवाद को स्पष्ट पहचाना जा सकता है। आगे की आरंभिक कविताओं पर छायावाद का प्रभाव भी देखा जा सकता है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के अनुसार मुक्ति और जीने की लालसा या कहीं स्वतंत्रता की खोज ही आगे के काव्य की सही जमीन है। आगे की कविताओं में प्रकृति के प्रति विशेष लगाव के दर्शन होते हैं। उनके अधिकांश प्रिय प्रतीक भी प्राकृतिक हैं, जैसे नदी, तट, मछली, सागर, चिड़िया, चांदनी, धनु, सांझ आदि। इसके विपरीत उनकी कविताओं में शहरी जीवन के प्रति गहरी वितृष्णा के दर्शन भी होते हैं। औद्योगिक सभ्यता के प्रति उनके गहरे लगाव को व्यक्त करने वाली कविताएं हैं। आगे ने अपनी कविताओं में काव्य सत्य पर विचार किया है। जिजीविषा और सत्य की निरंतर खोज उनकी कविताओं के प्रिय विषय रहे हैं। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं बावरा अहेरी, जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, और इंद्रधनुष रौदे हुए 1957, अरे ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नाव में कितनी बार 1967 आदि। ठीक, आगे ने काव्य संबंधी समस्याओं पर भी निरंतर लेखन किया, जैसे त्रिशंकु 1945 में, आत्मेन पद 1960 में, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 में उनके साहित्यिक संबंधी लेखों को संग्रहित किया गया है। गिरिजा कुमार माथुर जिनका जन्म 1919 में होता है। गिरिजा कुमार माथुर ने काव्य यात्रस्य की शुरुआत मंजरी 1941 से की। उनके काव्य की जमीन प्रेम और सौंदर्य है। नाश और निर्माण उनका 1946 में आता है। धूप के धान 1955 में आता है। जो बध नहीं सका 1968 में। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं नारी प्रेम और प्रकृति प्रेम। उनकी कविताओं में मुख्य विषय गेयता उनके काव्य की खास पहचान है। वे काव्य में नाद सौंदर्य को प्रमुख स्थान देते हैं। आगे की तरह उनकी सौंदर्य चेतना सामाजिक जीवन से निरपेक्ष है। वे काव्य में नाद सौंदर्य को प्रमुख स्थान देते हैं। आगे की तरह उनकी सौंदर्य चेतना सामाजिक जीवन से निरपेक्ष नहीं है। प्रेम और सौंदर्य दोनों ही संसार के बीच आकार लेते हैं। उनकी कविता में दैहिकता
अधिक है, कल्पनाशीलता कम है। प्रयोगवादी कवियों में रोमानियत का सबसे अधिक प्रभाव गिरिजा कुमार माथुर पर ही रहा है। नई कविता के दौर तक आते आते उनमें यह रोमानियत कम हुई है। भारत भूषण अग्रवाल जिनका जन्म 1919 में होता है और स्वर्गवास 1975 में। भारत भूषण अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह छवि के बंधन 1941 में प्रकाशित होता है। परछायावाद का और दूसरे का काव्य संग्रह जागते रहो 1942 तक प्रगतिवाद का प्रभाव था। तीसरा संग्रह मुक्ति मार्ग 1947 में उन्होंने अपना अलग रास्ता खोजा। भारत भूषण अग्रवाल की कविताओं में मुख्यतः दर्द की अभिव्यक्ति हुई है, अपनी भी और जगत की भी। इस दर्द की अभिव्यक्ति कहीं त्रासद रूप में तो कहीं व्यंग्य रूप में है। प्रयोग की प्रवृत्ति भारत भूषण अग्रवाल में भी है, लेकिन उनकी कविताएं वक्तव्य प्रधान अधिक है। प्रतीक भी सामान्य और सरल हैं। कविता में भावनाओं की गहराई और जटिल वैचारिकता का अभाव है। उनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग 1965 में इनका आता है। ओ अप्रस्तुत मन इनका 1959 में आता है। अनुपस्थित लोग 1965 में। एक उठा हुआ हाथ 1979 में तथा उतना वह सूरज है 1977 में आदि। ठीक। श्री नरेश मेहता की कवि जन्म जो होता है 1924 में होता है। श्री नरेश मेहता प्रयोगवाद के अन्य प्रमुख कवि हैं। इन पर भी आरंभ प्रगतिवाद का प्रभाव था। नरेश मेहता की कविता में भी प्रकृति के प्रति गहरे लगाव के दर्शन होते हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति अपने विविध रूपों में आती है। नदी, झील, आकाश, बादल, सूरज, चांद, चिड़िया, फूल, बसंत, पहाड़, घाटी, सावन आदि कई रूपों में प्रकृति उनकी कविताओं में मौजूद है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के अनुसार नरेश जी की कविता में असंख्य प्राकृतिक चित्रों को देखकर लगता है जैसे कभी मन पर प्रकृति का जादू हो। जहाँ भी प्रकृति दृश्य आते हैं उनका वर्णन कवि बड़े उल्लास के साथ करता है। नरेश मेहता की कविता में उषा, धूप और किरण का वर्णन सबसे अधिक हुआ है। उषा, धूप और किरण का सबसे अधिक वर्णन हुआ है। दूसरा तार सप्तक में नरेश मेहता की कविताएं संकलित है। दूसरे तार सप्तक में। ठीक। संशय की एक रात 1962 प्रसिद्ध काव्य रचना है इनकी। समय देवता उनकी लंबी कविता है। समय देवता नरेश मेहता की बहुत लंबी कविता है। ठीक। समय देवता उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। वन पाखी सुनो 1957 में आए थे। बोलने दो चीड़ को 1961 में आए थे। मेरा समर्पित एकांत 1962 में। शमशेर और मुक्तिबोध दोनों का संबंध प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तीनों से रहा है। इन दोनों कवियों में यद्यपि प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति काफ़ी मुखर रही है, परंतु वैचारिक दृष्टि से इन्हें प्रयोगवादी नहीं कहा जा सकता। शमशेर बहादुर की देखिए जन्म 1911 में हुआ था। यद्यपि वैचारिकी दृष्टि से शमशेर बहादुर वैचारिकी दृष्टि से मार्क्सवादी हैं, परंतु उनका कवि सौंदर्यवादी है। शमशेर में प्रयोग की प्रवृत्ति अधिक है। उनकी कविता में सूक्ष्म और संलिष्ट अनुभवों की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। उनका झुकाव अमूर्तन की ओर अधिक है। यही कारण है कि कहीं कहीं उनकी कविता दुरूह भी हो जाती है, लेकिन परिष्कृत बिंब, उत्कृष्ट शिल्प और आत्मीयता का भाव उनकी कविताओं को असामान्य भी बनाता है। शमशेर भी दूसरा तार सप्तक के कवि हैं। इनके अतिरिक्त इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह है, कुछ कविताएं 1959 में आता है और कुछ और कविताएं 1961 में। चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 में आता है। मुक्तिबोध का जन्म 1877 में होता है और 1964 में इनका स्वर्गवास होता है मुक्तिबोध का। वाह भाई। मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष के कवि हैं।
आत्मसंघर्ष के कवि हैं। एक चीज़ मुझे, चलिए देखते हैं। मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष के कवि हैं। उनकी कविताएं उनके आत्मसंघर्ष का ही प्रतिफलन है, लेकिन यह आत्मसंघर्ष बाहरी संघर्ष से उत्प्रेरित है। इसके पीछे वैयक्तिक आत्मसंघर्ष, वैयक्तिक आकांक्षा का अहम भाव नहीं है। मुक्तिबोध वस्तुतः तीखे सामाजिक अनुभवों के कवि हैं। सामाजिक संघर्ष उनके आत्मसंघर्ष का कारण है। सामाजिक यथार्थ उनकी कविताओं में अंधेरे कविता में मतलब अंधेरे के रूप में मौजूद है। अंधेरा उनकी कविताओं में बार बार भिन्न भिन्न रूपों में आता है। यथार्थ उनके यहाँ भयावह खबर की तरह है। उनकी कविताएं प्रायः बहुत लंबी होती है, जिनमें सामाजिक यथार्थ और आत्मसंघर्ष मिलकर एक ऐसी फैंटेस्टी का निर्माण करते हैं जो हिंदी कविता की अमूल्य निधि है। उनके काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ठीक, 2 काव्य संग्रह। प्रयोगवाद की काव्य भाषा का मतलब काव्य भाषा की निम्नलिखित विशेषताओं में से जो भी सही है उसको कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोमलता और सुकुमारता प्रयोगवाद की काव्य भाषा की प्रमुख पहचान है। प्रयोगवाद की काव्य भाषा बोलचाल के अधिक नज़दीक है। प्रयोगवाद की भाषा छायावादी काव्य भाषा के अधिक नज़दीक है। प्रयोगवाद की भाषा में अलंकारिता की प्रवृत्ति कम है, ठीक। नई कविता की पृष्ठभूमि, नई कविता की पृष्ठभूमि, नई कविता की पृष्ठभूमि।